एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवी भसीन। आज हम जो अपनी इम्यूनोलॉजी की सीरीज़ चला रहे थे डिफरेंट टॉपिक्स की, उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड मैंने डाले थे। उसी से रिलेटेड एक टॉपिक लेकर आए हैं जो कि न सिर्फ उन स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट का है जो इम्यूनोलॉजी पढ़ रहे हैं, बल्कि इस समय शायद ये टॉपिक हर इंडियन के इंटरेस्ट का, बल्कि दुनिया में शायद जितने लोग हों उन सब के इंटरेस्ट का है। कोविड वैक्सीन लगाने के मेरिट्स और उनसे सेफ्टी क्या है। तो मैं काफ़ी टाइम से इम्यूनोलॉजी के टच में हूँ। मैंने एमफिल भी इम्यूनोलॉजी में किया था, हेपेटाइटिस बी वायरस पे मेरा काम था। 10-12 साल से काफ़ी टाइम से मैं इम्यूनोलॉजी पढ़ा रही हूँ। तो एक चीज़ जो मेरे दिमाग में भी थी जब कोविड वैक्सीन्स रिलीज़ हुई, तो एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, एज अ स्टूडेंट ऑफ इम्यूनोलॉजी मेरे दिमाग में भी बहुत सारे डाउट्स थे ये सोच के कि क्या ये वैक्सीन सेफ है, इसका इम्यूनोलॉजिकल एस्पेक्ट कैसे हो सकता है। वायरस तो म्यूटेट कर रहा है, म्यूटेटिंग वायरस से भी क्या एक वायरस के अगेंस्ट बनी एंटीबॉडी रिएक्ट करेगी। इससे काफ़ी सारे डाउट्स थे। धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो प्रोग्रेस करेगा मैं आपको सारी बातें समझाऊंगी। तो मैंने सोचा जब मैंने खुद अपने पेरेंट्स को वैक्सीन नहीं लगवाया था 1 महीने तक, क्योंकि मैं इसे लेके बहुत श्योर नहीं थी। लेकिन फिर जब मैंने लोगों को लगवाते हुए देखा तो मैंने सोचा कि इसकी एक अच्छे से रिसर्च पेपर्स के माध्यम से स्टडी की जाए, और स्टडी करने के बाद जब मैं रिसर्च लेवल पर और इस पूरी चीज़ को समझ पाऊँ तब इसको समझूँ और लोगों के साथ भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। तो मैंने काफ़ी रिसर्च पेपर्स इसके ऊपर कलेक्ट करे और इस पूरी प्रोसेस को समझा कि कोरोना क्या है, कोरोना का वायरस क्या है और कैसे उसके अगेंस्ट हमारी इंडियन वैक्सीन्स बनी और उसको लगवाने के मेरिट्स क्या हैं। ये पूरा एक रिसर्च करके जब मैंने ये पूरी इन्फॉर्मेशन इंटीग्रेट की तो मेरी इच्छा हुई आज, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर सर एक बहुत अच्छा कैंपेन चला रहे हैं टीकाकरण महोत्सव, तो जो 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक चल रहा है। तो मुझे लगा इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता ये इन्फॉर्मेशन सब लोगों के साथ शेयर करने का, और सबको अपनी जो थोड़ी बहुत मेरी नॉलेज है और जो थोड़ी बहुत एक्वायर्ड नॉलेज है उसके बेसिस पे ये बताने का कि हमारी कोविड वैक्सीन्स बिल्कुल सेफ हैं और वो किस तरह से फंक्शन कर रही है। क्योंकि मेरे जैसे बहुत लोग होंगे जो साइंस से जुड़े हुए और जो इन चीज़ों को टेक्निकली सोच रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो सकता है। तो उनके लिए पूरा इंटीग्रेट करके मैं जवाब लेकर आई हूँ कि किस एक्चुअली हमें क्या बेनिफिट होगा कोविड वैक्सीन लगवाने से। मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो सारे स्टूडेंट्स देखें, आप मैक्सिमम इसे फॉरवर्ड करें। लास्ट ईयर भी मैंने कोरोना वायरस का एक वीडियो डाला था अपने चैनल पे, काफ़ी लोगों ने उसे पसंद किया था, फॉरवर्ड भी किया था, मेरे पास में फ़ोन्स भी आए थे उसे लेके। तो ये सोशल कॉज के लिए हम इस तरह के वीडियो बनाते हैं और इसका मैक्सिमम ये उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें, शेयर करें, समझें और इसका बेनिफिट लें। ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया कि हम वैक्सीन समझें और उससे उसका बेनिफिट लें, लगवाएं 45 से ऊपर के लोग जितने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और इसका कंसेप्ट समझें। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी पूरे वीडियो में कि एक ऐसी लैंग्वेज का उपयोग करूँ जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में आए, ज़्यादा साइंटिफिक न हूँ, एक ऐसी भाषा का उपयोग करूँ जिसमें साइंस के मिनिमम शब्द हों। तो अभी जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि कोरोना वायरस जो है इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हम पिछले साल से शायद जितना ये वर्ड सुने हैं उतना कोई और वर्ड सुनना ही हम भूल गए। पिछले 1 साल से हम कोरोना वायरस के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी काफ़ी डिटेल्स इसके बारे में बताई थी। ये भी बताया था ये रेटेरो वायरस है, HIV के वायरस जैसा वायरस है, इसका जीनोम साइज ये है, ये सब ठीक है। मैं साइंस की बात यहाँ ज़्यादा नहीं करूँगी, नॉन टेक्निकली से समझाने के लिए बस ये बता देती हूँ कि इस वायरस के 3 इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं, एनवेलप, मेम्ब्रेन और स्पाइक प्रोटीन। ये जो स्पाइक प्रोटीन है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पाइक प्रोटीन। इसी के माध्यम से कोरोना वायरस हमारी बॉडी में इन्फेक्शन फैलाता है। ठीक है, ये नोवेल कोरोना वायरस की बात रही। लेकिन अब जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं वो ये कि बहुत सारे म्यूटेंट्स, बहुत सारे परिवर्तन कर लिए, क्योंकि ये वायरस बहुत तेजी से पूरी दुनिया में फैला है, बहुत इस वायरस ने ट्रैवल करा है, बहुत लोगों में इन्फेक्शन फैलाया है। उसके फलस्वरूप इस वायरल ने अपनी सर्वाइवल को, अपनी जिंदा रहने की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए अपने अंदर कुछ परिवर्तन कर लिए हैं, जिससे जन्म हुआ इसके म्यूटेंट या वेरिएंट्स का। आप बहुत सुन रहे होंगे कि अभी जो कोरोना वायरस का म्यूटेंट आया
उसका सर्वाइवल कैपेसिटी, उसकी स्प्रेड कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये एक तो इसका यूके का स्ट्रेन जो अभी अक्टूबर नवंबर में ही आ गया था B117, एक साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन है B1351, एक इसका ब्राज़ीलियन स्ट्रेन है P1 और एक इसका B142 और B1429, ये 2 कैलिफोर्निया में आइडेंटिफाई हुए हैं स्ट्रेन्स। लेकिन हमारे यहाँ जो आइडेंटिफाई हुआ है, जो हमारी प्रॉब्लम है, वो है E484Q L452R। ये 2 स्ट्रेन्स महाराष्ट्र से आइडेंटिफाई हुए हैं और महाराष्ट्र ही लीड कर रहा है इस समय भी कोरोना केसेस में इंडिया में। तो ये 2 स्ट्रेन्स वहाँ आइडेंटिफाई हुए हैं, ठीक है। अब ये समझ लीजिए एक छोटी सी बात कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ओरिजिनल स्ट्रेन जो था कोरोना वायरस का, उसका जो स्पाइक प्रोटीन था, आप ये डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये स्पाइक प्रोटीन जो उसका था, इस स्पाइक प्रोटीन को बॉडी के अंदर स्पाइक प्रोटीन का एक्चुअली काम होता है कि जो होस्ट का सेल होता है उससे ये एक संबंध बनाता है और स्पाइक प्रोटीन की मदद से ही जो ये प्रोटीन है, ये जो स्पाइक प्रोटीन है, इसी की मदद से कोरोना वायरस होस्ट सेल के साथ, ह्यूमन के सेल के साथ इंटरैक्ट करता है और ह्यूमन सेल में इन्फेक्शन कॉज करता है। अब जो पुराना वाला वायरस था, नोवेल कोरोना वायरस, वो उसके साथ में ये था कि उसका स्पाइक प्रोटीन हमारे सेल से इतने अच्छे से नहीं जुड़ पा रहा था, वो थोड़ा हल्का, थोड़ा वीक ऐसा एसोसिएशन बना रहा था कि स्पाइक प्रोटीन और ह्यूमन सेल का एसोसिएशन कंटिन्यूस नहीं बन पा रहा था, टूट रहा था, इसलिए इन्फेक्शन थोड़ा कम था। लेकिन वायरल ने अपनी जिंदगी बढ़ाने के लिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किया, यानी परिस्थितियों को झेल गया और अब कैसा उसका स्पाइक प्रोटीन हो गया है। अब उसके स्पाइक प्रोटीन में ऐसी क्षमताएं आ गई हैं कि वो ह्यूमन सेल से बहुत अच्छे से जुड़ पा रहा है, एक बहुत ही स्ट्रांग एसोसिएशन बना पा रहा है, जिसके चलते वो ह्यूमन को बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली अफेक्ट कर रहा है, बहुत तेज़ी से सिम्टम दे रहा है और सिम्टम भी नहीं दे रहा, सीधे इन्फेक्शन उसके लंग्स तक स्प्रेड कर रहा है, ठीक है। तो ये जो वेरिएशन है, जो वेरिएंट शब्द हम सुनते हैं, एक्चुअली कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन का वेरिएशन है, ठीक है। अब सिम्टम्स जो हैं कोरोना वायरस के, पुराने टाइम में क्या थे, जो पिछले साल वाला कोरोना वायरस था उसके क्या सिम्टम थे, हमें पता है कि उसके सिम्टम शुरू में कुछ लोगों में एसिम्टोमेटिक होता था, स्टेज 1 में, यानी सिम्टम नहीं दिखता था। धीरे धीरे अगर स्टेज प्रोसीड करती थी तो फीवर, कफ, कोल्ड ये होता था और लास्ट स्टेज में जाके निमोनिया हो रहा था या लंग्स इन्फेक्शन हो रहा था। लेकिन ये जो नया म्यूटेंट आया है, ये साइलेंट निमोनिया दे रहा है। ये साइलेंट निमोनिया के केसेस आपको बहुत दिखेंगे और इंस्टेंट डेथ के केसेस दे रहा है और इसने सिम्टम भी रिन्यू कर दिए हैं, काफ़ी सारे नए सिम्टम, जैसे हियरिंग लॉस कुछ रिपोर्ट हुआ है अभी अभी, कल परसों की ही रिसर्च, मैंने जब कल परसों सर्च कर रही थी तो मिला है कि हियरिंग लॉस, मसल पेन, अभी कल शाम को एक आर्टिकल मैंने पढ़ा उसमें ये भी था कि टंग का कलर चेंज होना, टंग का नीला कलर हो जाना, ये भी एक नया सिम्टम डेवलप हुआ है। स्किन इन्फेक्शंस है ना, डिस्टॉर्टेड विजन यानी विजन की प्रॉब्लम, और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इमीडिएटली ब्रेथलेसनेस होना और साइलेंट निमोनिया का अटैक, ये सबसे सीवियर सिम्टम है ना। इसी कारण इसका डिटेक्शन भी इतना हो ही नहीं पा रहा और सीधे पेशेंट सीरियस हो रहा है। जहाँ भी आप सुनेंगे यही सुनेंगे कि डायरेक्टली पेशेंट सीरियस हो रहा है और इतनी डेथ्स ये कॉज कर रहा है कि एक्सपेक्टेड ही नहीं, मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे कि एकदम इतनी डेथ्स ये कॉज करेगा। लास्ट ईयर की अपेक्षा ये कहीं ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि इसका जो स्पाइक प्रोटीन है वो बहुत अच्छे से ह्यूमन सेल से एक एसोसिएशन बना रहा है और ह्यूमन सेल के अंदर घुस के ह्यूमन सेल्स को अफेक्ट कर रहा है और फटाफट से वो इन्फेक्शन लंग्स तक पहुँचा रहा है। देन एक्चुअली कोरोना वायरस इम्यूनोलॉजिकली करता क्या है, वो हमारी बॉडी में जब भी कोई वायरस अटैक करता है या कोई भी पैथोजन अटैक करे तो एक शब्द अभी समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा कारगर, हम ये जानते हैं कि सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी के फाइटिंग सेल्स WBC होते हैं, ये जनरली हम सब ने कहीं ना कहीं अपने स्कूल लेवल में 6-7 में पढ़ा होता है। लेकिन WBC में भी एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इफेक्टिव सेल्स हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए सबसे प्रभावी सेल्स होते हैं टी हेल्पर सेल। एक एड्स नाम की बीमारी है जो HIV वायरस से होती है, उसमें कुछ भी नहीं होता, सिर्फ हमारी बॉडी के ये टी हेल्पर सेल्स कम हो जाते हैं।
ये टी हेल्पर सेल्स बहुत रिड्यूस हो जाते हैं, इसलिए हमारी बॉडी की इम्यूनिटी एकदम ख़त्म हो जाती है। तो कोरोना वायरस क्या करता है, जैसे ही हमारी बॉडी में एंटर करता है, एक तो कुछ इनेट इम्यूनिटी से बनने वाले और एक्वायर्ड इम्यूनिटी से बनने वाले प्रोटीन होते हैं साइटोकाइनिन, उनका लेवल बढ़ा देता है। वो ठीक है, हमारे लिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, वो इम्यूनोलॉजिकल बात है। जब मेरे स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनेगा तो उनको मैं अच्छे से वो चीज़ समझाऊंगी, लेकिन एक जनरल समझने के लिए आप इतना समझ लीजिए कि ये कोरोना वायरस का अटैक हमारे टी सेल्स का, टी हेल्पर सेल्स का नंबर बहुत कम कर देता है, ये रिड्यूस कर देता है टी हेल्पर सेल्स का काउंट बहुत ज़्यादा, इसीलिए ये हमारे इम्यून सिस्टम का ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, तो यानी हमें क्या करना है इससे फाइट करने के लिए, या हमारे प्रिकॉशंस किस तरफ डायरेक्टेड होने चाहिए? हमारे प्रिकॉशंस सीधे सीधे एक लाइन पर डायरेक्ट होने चाहिए कि हम इस टी हेल्पर सेल का नंबर बढ़ा दें। यदि टी हेल्पर सेल का नंबर हम बढ़ाने में सफल हुए तो बहुत हद तक हम कोरोना वायरस से फाइट करने में सक्षम होंगे। लास्ट ईयर भी मैंने जो वीडियो बताया था उसमें जनरल आपको मेथड्स बताए थे कि किस तरह से एक्सरसाइज से और कुछ इम्यून बूस्टर टॉनिक्स लेकर हम टी सेल का जो काउंट है वो बढ़ा सकते हैं, लेकिन लास्ट ईयर तक वैक्सीन आई नहीं थी। अब जब वैक्सीन आ गई है तो मैं सिर्फ एक छोटे से प्रोसेस से ये समझाना चाहती हूँ कि ये वैक्सीन एक्चुअली इम्यूनोलॉजिकली क्या करती है, क्योंकि जैसा कि मैंने खुद बताया कि मेरे खुद के मन में ये बहुत बड़ा डाउट था कि म्यूटेट हुआ है वायरस तो प्रोटीन चेंज हुआ है। अब जो लोग साइंस से जुड़े हैं, थोड़ा भी इम्यूनोलॉजी से वास्ता रखते हैं, वो ये बात समझेंगे कि अगर प्रोटीन बना है तो इम्यूनोलॉजी का सबसे पहला प्रिंसिपल होता है कि अगर ए प्रोटीन के खिलाफ A1 एंटीबॉडी बनती है तो वो A1 एंटीबॉडी बी प्रोटीन के खिलाफ काम नहीं करेगी। तो मेरा सवाल ये था कि अगर प्रोटीन चेंज हुआ है तो क्या जो वैक्सीन लगाई जा रही है जिसमें कि ए स्ट्रेन यूज़ किया गया है वो वैक्सीन कारगर होगी या नहीं। इसीलिए मैंने ये सारी स्टडी कर उसको समझने की कोशिश की। देखिए एक्चुअली वैक्सीन होती क्या है, वैक्सीन एक डाइल्यूट फॉर्म है एंटीजन का या इम्यूनोजिन का। हम एक्चुअली कोरोना वैक्सीन्स में क्या कर रहे हैं, जो कोरोना का वायरस है या तो उसे मार के या उसका इनएक्टिवेटेड फॉर्म लेके या उसे किसी और वायरस के किसी और वेक्टर के अंदर लपेट के हमारी बॉडी में डाला जा रहा है ताकि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो जागृत हो, और जब वो इम्यून सिस्टम जगेगा तो वो सबसे पहले टी हेल्पर सेल बनाए, और टी हेल्पर सेल का नंबर बढ़ते ही टी हेल्पर सेल ये डिसीजन ले कि इस वायरस को वो टीसी सेल के थ्रू एक्टिवेट बाहर करेगा या फिर वो टी हेल्पर सेल बी सेल को जगाए और बी सेल रिस्पेक्टिवली एंटीबॉडी बनाकर इसके खिलाफ स्टोर करके बॉडी में रख ले। यानी कि साधारण भाषा में समझाऊं तो वैक्सीन में हम कोरोना वायरस के एंटीजन को ऐसे डाइल्यूट करके ऐसे माध्यम से दे रहे हैं कि वो वैक्सीन डिजीज भी कॉज न करे और केवल हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे परिरक्षा तंत्र को जागृत कर दे कि वो तैयार हो जाए, टी हेल्पर सेल भी बनाकर रखे और इस टी हेल्पर सेल की मदद से हमारे बी सेल्स एंटीबॉडी भी बनाकर रखें और स्टोर करके रखें, ताकि जब वो स्पाइक प्रोटीन जिसकी मैं ऊपर बात कर रही थी, जब वो स्पाइक प्रोटीन ह्यूमन सेल से जुड़ने की कोशिश करे तो ये एंटीबॉडी उस स्पाइक प्रोटीन को ह्यूमन सेल में न घुसने दे। ठीक है, अब एक बात तो ये हुई। अब एक बात नज़र में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसी कैसी वैक्सीन्स जो हैं वो किस तरह की बन सकती हैं। एक इनएक्टिवेटेड वायरस की वैक्सीन होती है जो टी हेल्पर सेल के, इनएक्टिवेटेड वायरस का मतलब होता है कि जो कोरोना का वायरस है उसको लेकर उसका जो किल्ड पोर्शन है, उसका जो किल्ड पोर्शन है उसको मरा हुआ पोर्शन, जो मतलब किल्ड वायरस को यूज़ किया है और किल्ड वायरस के अंदर एक ऐसा सब्सटेंस डाल दिया है जो कि बॉडी के अंदर एंटीबॉडी के फॉर्मेशन को या इम्यून रिस्पॉन्स के जनरेशन को बढ़ा सके, है ना। तो वो सब्सटेंस एडजुवेंट कहलाता है। तो किल्ड वायरस मतलब कि कोरोना वायरस मरा हुआ लिया, उसमें एक ऐसा सब्सटेंस मिलाया जो कि हमारी बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पांस जगा सके और एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करवा सके। और ये किल्ड वायरस से बनी वैक्सीन जो है वो कोवैक्सीन जो लग रही है, ये किल्ड वायरस से बनी ही वैक्सीन है। किल्ड वायरस डालने से हमें कोई रिस्क भी नहीं रहेगा डिजीज़ डेवलप करने का, और किल्ड वायरस को भी हमारा इम्यून सिस्टम पहचानेगा और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका होता है जो वायरल सब यूनिट है उसको लेकर, मतलब कोई भी एक पोर्शन प्रोटीन
प्रोटीन का ले लिया, कोई भी एक पोर्शन जो है एंटीजन का ले लिया जाए, प्रोटीन वगैरह, और उससे वैक्सीन बनाई जाए और वो हमारी बॉडी में डाली जाए। या फिर तीसरा तरीका होता है वायरल वेक्टर, यानी किसी माध्यम में इस वायरस को आप डाल दें, किसी चीज़ में लपेट दें और उससे बॉडी में इंसर्ट करें। और चौथा तरीका होता है न्यूक्लिक एसिड, यानी कि mRNA लेकर mRNA से आप डायरेक्टली इंसर्शन करें। ये आप यहाँ देख सकते हैं, चारों तरीके इस डायग्राम में मैंने समझाने की कोशिश करी है। mRNA लें, उसका एक पार्ट लें और उसको इंसर्ट करें ऐसे कि वो इम्यूनोजेनिक हो, केवल एंटीबॉडी फॉर्मेशन या टी सेल के फॉर्मेशन को बढ़ा सके और डिजीज़ कॉज नहीं कर सके। लेकिन जो मैं आपको यहाँ सबसे ज़्यादा अच्छे से समझाऊंगी वो देखिए, जो इंडिया में हमें वैक्सीन्स लग रही हैं, या तो कोविशील्ड लग रही है इस समय या कोवैक्सीन लग रही है। स्पुतनिक को कल ही मंजूरी दी है इंडियन गवर्नमेंट ने, और अब स्पुतनिक स्टार्ट होगी जो 45 से लोअर एज को लगेगी, शायद वो स्पुतनिक की वैक्सीन तब तक आ जाएगी, वही लगेगी। अभी तो हमने रशिया से शायद इंपोर्ट की है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हो गया डॉक्टर रेड्डी लैब के साथ एसोसिएट करके। ये स्पुतनिक जो है ये रशियन ओरिजिन की वैक्सीन है, सबसे फर्स्ट अप्रूवल कोरोना वैक्सीन में इसी को मिला था। तो ये भी स्टार्ट कर दी है हमारी गवर्नमेंट, अभी इंपोर्ट कर रही है, फिर डॉक्टर रेड्डी लैब के साथ मिलकर इंडिया में खुद ये प्रोड्यूस होगी वैक्सीन, है ना। तो ये जो कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक में तीनों का ही बता दूं। जो कोविशील्ड है ना, वो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे ने इंडिया में बनाई है। जो कोवैक्सीन है वो टोटली इंडियन ओरिजिन की वैक्सीन है, भारत बायोटेक और ICMR ने मिलकर इसे बनाया। और जो स्पुतनिक है वो रशियन ओरिजिन की वैक्सीन है और इंडिया में बनेगी डॉक्टर रेड्डी लैब के साथ एसोसिएशन में। ओके, अब जो कोविशील्ड है उसमें क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको पता होगा तो शायद जो डर है वैक्सीन लगवाने का वो खत्म होगा। कुछ नहीं कर रहे हैं, कोविशील्ड में जो एक एडिनो वायरस आता है जो भी कफ कोल्ड जनरेट करता है, उसके अंदर कोरोना वायरस का पार्ट इंसर्ट करके अच्छे से पैक करके हमारी बॉडी में डाला जा रहा है वैक्सीन के माध्यम से, जिससे कि वो कोरोना वायरस हमारी बॉडी में डायरेक्ट रूप से डिजीज़ भी नहीं जनरेट कर पाएगा, क्योंकि वो तो लिपटा हुआ है एडिनो वायरस में। और ये बस इतना ये हमारी बॉडी में असर करेगा कि इससे हमारी बॉडी जो है वो जागृत हो जाएगी, काहे के लिए, एंटीबॉडी बनाने के लिए। और हमारे एंटीबॉडी बनने से भी पहले हमारे टी हेल्पर सेल जागृत होंगे, ठीक है। दूसरी है, यानी कि इसमें एडिनो वायरस के अंदर कोरोना वायरस को लपेट के और बॉडी में डाला जा रहा है इस तरह से कि बॉडी में डिजीज़ भी ना हो और बॉडी का इम्यून सिस्टम जागृत हो, बॉडी में टी हेल्पर सेल बनने लगे, और टी हेल्पर सेल बने तो वो एंटीबॉडी फॉर्मेशन को इंड्यूस करें। दूसरा जो कैटेगरी है, दूसरी जो चीज़ है वो कोवैक्सीन है। कोवैक्सीन में किल्ड वायरस यूज़ किया जाता है, मरे हुए वायरस को यूज़ किया जाता है, ताकि, और मरे हुए वायरस में एक ऐसा मिला दिया जाता है एडजुवेंट, जिससे कि इस वायरस के खिलाफ बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स क्या हो, बढ़ जाए। तो ये यहाँ पर जो विट्रोवैक्स एडजुवेंट है वो कोवैक्सीन में मिलाया जाएगा एक्चुअली, क्योंकि ये किल्ड वायरस की वैक्सीन है। किल्ड वायरस की वैक्सीन के लिए हमारी बॉडी एकदम इम्यूनिटी जनरेट नहीं कर पाएगी, इसलिए उसे एक मदद की ज़रूरत है, वो मदद उसकी एडजुवेंट करेगा। जैसे ही एडजुवेंट के साथ मिलाकर किल्ड वायरस को डालेंगे, हमारा इम्यून सिस्टम इस कोरोना वायरस को पहचानेगा, इसके खिलाफ टी हेल्पर सेल बनेंगे और फिर एंटीबॉडी बन जाएगी। और ये क्योंकि मरा हुआ वायरस है इसलिए ये नुकसान भी नहीं पहुंचा पाएगा। सभी वैक्सीन 2 से 8 डिग्री पर स्टोर की जा सकती हैं। कोविशील्ड का जो मतलब इफेक्टिवनेस 90% है, कोवैक्सीन 81% है, क्योंकि वो किल्ड वायरस की है, बट उसमें कुछ घबराने की बात नहीं है, वो भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखा रही है, मैंने देखा था काफ़ी उस पर। और ये जो स्पुतनिक आएगी ये 92% तक देगी। अब इनकी जो डोजेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको कोविशील्ड लगी है तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी सेकंड डोज आपको मिनिमम 42 डेज़ में और मैक्सिमम 56 डेज़ के अंदर लगवानी है। यदि आपको कोवैक्सीन लगी है तो आपको इसका सेकंड डोज 28 डेज़ में लगवाना है, और यदि आपको स्पुतनिक लगेगी तो उसका जो सेकंड डोज है वो आपको 21 डेज़ में लगवाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड डोज का आपको नॉलेज भी होना चाहिए, और आप ध्यान भी रखें इसको सेकंड डोज को टाइम पे लगवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि ये मेंटेन रहे आपका एंटीबॉडी काउंट जो है। लगभग कल ही एक उसमें मैंने पढ़ा था रिसर्च में कि लगभग आपकी बॉडी के अंदर 150 डेज तक इसकी एंटीबॉडी रहेगी, है ना। अब यहीं से एक प्रश्न और उठता है, वो मैं अभी समझाती हूँ।
देन इनकी कॉस्ट, ये दोनों क्योंकि इंडियन ओरिजिन की वैक्सीन हो गई इसलिए 250 210 के आसपास है, और ये जो है ये थोड़ी महंगी है, ये 200 नहीं 700 के अराउंड, आज ही के पेपर में आया कि 700 के अराउंड इसकी कॉस्ट होगी स्पुतनिक की, एग्जैक्ट कॉस्ट अभी नोन नहीं है। ठीक है, तो ये हमें क्लियर हो गया कि किस तरीके से कौन कौन सी वैक्सीन अवेलेबल हैं। अब जो चीज़ मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली आपको समझाना चाहती हूँ कि इम्यूनोलॉजिकली ये हो क्या रहा है, इसको मैं पूरी कोशिश करूँगी कि बिल्कुल एक ऐसी भाषा में समझाऊँ जो कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ सके। देखिए क्या हो रहा है, जब हमारी बॉडी के अंदर ये कोरोना वायरस एंटर कर रहा है तो जो इसका स्पाइक प्रोटीन है ना, ये जाकर ह्यूमन सेल से एक जुड़ाव कर रहा है, और ये स्पाइक प्रोटीन ह्यूमन सेल को इन्फेक्ट कर रहा है, और इसके माध्यम से ये स्पाइक प्रोटीन ह्यूमन सेल के अंदर घुस रहा है और पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रहा है। कोई ऐसा तरीका हो जो इस वायरस का, इस स्पाइक प्रोटीन का ह्यूमन सेल से जो जुड़ाव है वो न बनने दे। अब वो काम कौन करेगा? तो देखिए, जब वैक्सीन आप लेते हैं तो क्या हुआ, जब आपने वैक्सीन ली, जस्ट 1 सेकेंड, जब आपने वैक्सीन ली तो उस ड्यूरेशन में क्या हुआ, यहाँ पर आपके वैक्सीन लेते ही सबसे पहले क्या हुआ, वैक्सीन में क्या था, आपका डाइल्यूट कोरोना वायरस था, या तो मरा हुआ था कोवैक्सीन है तो, और अगर कोविशील्ड है तो एडिनो वायरस में लिपटा हुआ था, वो गया, उसको आपके इम्यून सिस्टम ने बाहरी रिकॉग्नाइज करा, आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ने उसे अपनी सतह पर प्रेस किया और इनको एक्टिवेट किया। ये टी हेल्पर सेल, इनका एक्टिवेशन बहुत ज़रूरी है, इनका नंबर भी बहुत ज़रूरी है। जब तक ये एक्टिवेट नहीं होंगे तब तक आपकी बॉडी ना एंटीबॉडी बना सकती है, ना आपकी इम्यूनिटी किसी भी लेवल पर काम नहीं करेगी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट सेल्स हैं, जो सारा खेल है, सारे इम्यून बूस्टर पाउडर्स हैं, सारे वैक्सीन हैं, वो सिर्फ इनका नंबर बढ़ाने पर डायरेक्टेड हैं। सिर्फ ये मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि हर नॉन साइंटिफिक आदमी को भी ये समझ में आए कि ये वैक्सीन्स आपके टी हेल्पर सेल के काउंट को बढ़ा रही हैं। सबसे पहले आपका टी हेल्पर सेल बढ़ेगा तो ही आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बन पाएगी, और तो ही आपकी बॉडी के टी सी सेल भी एक्टिवेट होके, या तो टी सेल अपने ही लेवल पर इस वायरस से फाइट करने में भी सक्षम है, और अगर अपने लेवल पे फाइट नहीं कर पाएगा तो वो बी सेल को एक्टिवेट करेगा एंटीबॉडी बनाने के लिए। और टी मेमोरी सेल भी होते हैं जो इस डिजीज़ के खिलाफ वैक्सीनेशन की जब होगा तो ये जो टी हेल्पर सेल है ये एक्टिवेट होकर टी मेमोरी सेल भी बनाएगा, जो मेमोरी स्टोर करेंगे इस डिजीज़ के खिलाफ, ताकि ऑलरेडी मेमोरी स्टोर होकर ये आपकी बॉडी में रहें, और आप जब एक्चुअली कोरोना का वायरस आए तो याददाश्त रहे कि ये एंटीजन पहले भी आया था, तो इसे किस तरह से या तो टी सेल के लेवल पर एलिमिनेट करना है, या बी सेल से बोलना है कि वो एंटीबॉडी बनाए, और चाहे तो टी सेल चाहे तो बी सेल कोई भी मिलकर ऐसा काम करेगा कि इस स्पाइक प्रोटीन को आपके सेल से मिलने नहीं देगा। ये टी सेल के लेवल पर भी हो सकता है कि टी हेल्पर सेल और टी सेल मिलकर ये काम कर दें, और ये बी सेल के लेवल पर भी हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि बॉडी में जो एंटीबॉडी बन रही है, आज ही पेपर में आया है, कई मैंने रिसर्च पेपर्स में भी पढ़ा है, उसकी मैक्सिमम स्टे पावर, उसका मैक्सिमम स्टे 6 महीने या 150 डेज़ का है। तो फिर सवाल ये उठता है कि तब क्या होगा, 150 डेज़ बाद क्या हमारी इम्यूनिटी वैक्सीन लगवाने के बाद भी काम करेगी कि नहीं? तो उसका जवाब ये है कि भले ही एंटीबॉडी 150 डेज़ रह रही है, लेकिन ये जो टी हेल्पर सेल हैं, ये जो एक्टिव हुए हैं, इन्होंने जो टी मेमोरी सेल बनाए हैं वो सक्षम रहेंगे, वो उसके बाद भी 150 दिन बाद भी आपके इस स्पाइक प्रोटीन को आपके सेल के साथ संबंध नहीं बनाने देंगे, एसोसिएशन नहीं होने देंगे। ये इसकी जो इम्यूनिटी है ये लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, जिसे इम्यूनोलॉजी की भाषा में हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। कोरोना पेशेंट्स का टी सेल एनालिसिस किया गया है, उसमें ये देखा गया है कि जो टी हेल्पर सेल है वो 100% ज़्यादा मिले हैं कोरोना पेशेंट्स में। जो रिकवर्ड पेशेंट है कोरोना के, उनकी बॉडी में टी हेल्पर सेल का काउंट, वही लोग सर्वाइव कर पाए हैं जिनकी बॉडी में टी हेल्पर सेल का काउंट 100% से ज़्यादा रहा, मतलब कि बहुत ज़्यादा रहा है, जितने नॉर्मल आदमी में होते हैं उससे ज़्यादा रहा है। ये एक रिसर्च पेपर में भी प्रूफ हुआ है, मैंने आगे रेफरेंस भी कोट किया है इसका।
और दूसरा उनके अंदर टी सेल का भी लेवल देखा गया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोरोना वायरस से सिर्फ एंटीबॉडी ही फाइट करेगी, ये टी हेल्पर सेल, टी मेमोरी सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल इतने सक्षम हैं कि ये अपने ही लेवल पर स्पाइक प्रोटीन को आपके सेल से नहीं जुड़ने देंगे। और सभी वैक्सीन्स जो ऊपर हैं, जैसे कि जो हमारे यहाँ चल रही हैं वो कोविशील्ड कोवैक्सीन चल रही हैं, बाहर मोटेला वैक्सीन जो एक आरएनए वैक्सीन है वो चल रही है, अब स्पुतनिक आएगी हमारे यहाँ बहुत जल्दी, जो रशियन वैक्सीन है जो प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है, जिसमें छोटे छोटे जो टुकड़े हैं प्रोटीन स्पाइक प्रोटीन के उन्हें यूज़ किया जाएगा एज डाइल्यूट एंटीजेंस और उनसे बॉडी के इम्यून सिस्टम को जागृत किया जाएगा। ये सभी वैक्सीन्स, इतना दिमाग में समझ लीजिए, टी हेल्पर सेल का काउंट बढ़ाएंगी। टी हेल्पर सेल अपने ही लेवल पर एंटीजन या कोरोना वायरस का एलिमिनेशन कर सकता है। तो यानी मेरे जैसे जो लोग जिनको ये डाउट हो रहा था कि कैसे एंटीबॉडी बनेगी, उनका यही जवाब है। जो लोग ज़्यादा सोच रहे हैं वैक्सीन लगवाने से पहले, उनका यही जवाब है कि वैक्सीन आपके बॉडी के टी हेल्पर सेल्स को बढ़ा रही है, टी मेमोरी सेल्स को बढ़ा रही है और टी साइटोटॉक्सिक सेल के लेवल पर भी एलिमिनेशन करवा रही है। ठीक है, कुछ बातें जो हैं वैक्सीनेशन से पहले आपको ध्यान में रखनी है। ये तो टेक्निकल इम्यूनोलॉजिकल बात हो गई, आई होप आपको समझ में आई होगी। मैंने बहुत सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है एज पर जितना मेरा नॉलेज था। लेकिन कुछ बातें बिफोर वैक्सीनेशन आपको ध्यान रखनी है कि एक तो वैक्सीनेशन पे जाने से पहले कुछ खा कर जाएं। ठीक है, मास्क सैनिटाइजर आपको सदैव लगाना है, बल्कि वैक्सीन होने के बाद समझिए आपकी बॉडी के अंदर एंटीजन डाला गया है, इम्यूनोजिन, कोरोना वायरस डाला गया है आपकी बॉडी के अंदर। मैं डराने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ये बता रही हूँ कि भले ही डेड है, भले ही वेक्टर में लिपटा है, लेकिन हमें अपनी तरफ से उसे कोई ऐसी चीज़ नहीं देनी कि वो प्रवोक हो सके और विकराल रूप ले। तो हम अभी हमारी बॉडी उसके खिलाफ टी सेल या एंटीबॉडी थोड़े दिन में बनाएगी। जो कह रहे हैं ना कि वैक्सीन करने के बाद इम्यूनिटी वीक हो रही है, वो इम्यूनिटी वीक नहीं हो रही है। मुझे किसी ने बताया कि मैंने वैक्सीन लगवाया तो मेरी इम्यूनिटी अभी वीक हो गई 14 दिन तक। नहीं, इम्यूनिटी वीक नहीं हुई है, आपकी बॉडी के अंदर उस कोरोना वायरस के एंटीजन का डाइल्यूट फॉर्म डाला गया है और उसे डालने के बाद आपकी बॉडी जितने दिन लेगी उसके खिलाफ या तो टी सेल बनाने में या एंटीबॉडी बनाने में, तब तक आप सेंसिटाइज्ड फेज में रहेंगे। तो आपको वैक्सीनेशन के बाद मतलब कुछ हफ्ते 14-15 दिन ज़रूर लगते हैं और थोड़ा ज़्यादा ही टाइम डिपेंडिंग अपॉन आपकी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। तो उतना टाइम आपको मास्क तो खैर हमेशा ही पहनना है, पर उतना टाइम आपको क्राउडेड प्लेसेस पे जाना अवॉइड करना है और मास्क, सैनिटाइजर्स इनका ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी। ये तो देखिए वैसे अभी भी करना है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि आफ्टर वैक्सीनेशन भी कोविड देखा गया है, डबल डोज के बाद भी। तो उसका भी बात यही है कि लेकिन कोविड देखा गया है, लेकिन उसके सिम्टम्स बहुत माइल्ड है। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ आपकी बॉडी में टी हेल्पर सेल बन गया है, आपकी बॉडी में एंटीबॉडी भी है, और नहीं भी इतनी लंबी स्टे कर पा रही एंटीबॉडी तो टी हेल्पर सेल है और टी साइटोटॉक्सिक सेल है। तो इन्फेक्शन हो भी गया है तो वो इन्फेक्शन 99.9 केसेस में जानलेवा नहीं होगा। कोमॉर्बिडिटी के केसेस को, जिनको और भी कोई बीमारी है, उन्हें छोड़ दीजिए। मगर वैक्सीन लगने के बाद यदि डिजीज़ होता भी है तो सिम्टम्स बहुत लाइट हैं। तो वैक्सीन लगवाने के बाद आप विशेष ध्यान दें, क्योंकि आपके अंदर डाइल्यूट एंटीजन है, डाइल्यूटेड एंटीजन, उसे बिल्कुल बिगड़ने का मौका न दें। सीधी भाषा में बोलें तो क्राउडेड प्लेसेस पे नहीं जाएं, मास्क पहनें, सैनिटाइजेशन का रेगुलरली ध्यान रखें, बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस न दें जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम लैप्स हो, और वैक्सीन लगवाने के पहले कुछ खा कर जाएँ। और ये ध्यान रखें, थोड़ी सी टेक्निकल बात मैं यहाँ पर बता दूँ, ये ध्यान रखें, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने मेरे पेरेंट्स को वैक्सीनेशन लगवाया था, तो एक मदर को मिल गया था, फादर को मेरे कार्ड नहीं मिला था वैक्सीनेशन का। तो वो कार्ड लेना इसलिए ज़रूरी है, अब शायद बंद कर दिया है गवर्नमेंट ने, मैंने तो भी लगवाया नहीं, सो आई डोंट नो दी एग्जैक्ट प्रोसीजर, पर अभी शायद आपको कार्ड नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको फर्स्ट डोज कोवैक्सीन की लगी है तो सेकेंड डोज भी कोवैक्सीन की लगे।
अगर फर्स्ट डोज आपको कोविशील्ड की लगी है तो सेकंड डोज भी कोविशील्ड की ही लगे। इन दोनों वैक्सीन के लिए ये मैंडेटरी है। जो स्पुतनिक आएगी उसको मैंने आज ही पढ़ा है कि उसका जो फर्स्ट डोज है उसका एंटीजन थोड़ा अलग है और जो सेकंड डोज है उसमें स्पाइक प्रोटीन में थोड़ा और चेंज करके इंसर्ट किया है। हालांकि डोज दोनों उसमें भी स्पुतनिक की ही लगनी चाहिए, लेकिन फर्स्ट डोज यदि कोवैक्सीन है तो ध्यान में रखिए सेकंड डोज भी कोवैक्सीन हो, फर्स्ट डोज यदि कोविशील्ड है तो सेकंड डोज भी कोविशील्ड हो, है ना। देन उसके बाद आप वैक्सीनेशन के बाद अपना जो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है, प्रूफ है, उसे ज़रूर रखिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हमें हर जगह ये प्रूफ लगेगा। अभी थोड़ी दिन पहले आया था कि 15 अप्रैल के बाद इंदौर में आ गया है कि किसी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग में आपको एंट्री नहीं मिलेगी विदाउट वैक्सीनेशन, और ट्रैवल के लिए भी शायद वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट ज़रूरी हो। तो अब वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का हम सबको ध्यान रखना है। देन एक चीज़ मैंने अपने पिछले साल कोरोना वायरस का वीडियो बनाया था उसमें बहुत अच्छे से बताई थी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो करने से हमारी इम्यूनिटी बोलें तो हमारे जो टी हेल्पर सेल्स हैं उनका काउंट हम बढ़ा सकते हैं। इसका भी मैंने इम्यूनोलॉजिकल प्रूफ दिया था। आपसे कहा जाता है एक्सरसाइज करिए, वो आपके इम्यून सिस्टम को पावर प्रदान करेगी। तो एक्सरसाइज एक्चुअली क्या करती है, इंटरल्यूकिन 7 की मात्रा को बढ़ाती है, इंटरल्यूकिन 6 की मात्रा को पहले वो बढ़ाती है और इससे इंटरल्यूकिन 7 और इंटरल्यूकिन 15 इंक्रीज होते हैं, जिससे कि टी हेल्पर सेल का फॉर्मेशन बढ़ता है। अब अभी तक अगर आपने थोड़े भी ध्यान से मेरा वीडियो देखा है तो कम से कम ये तो आप समझ गए होंगे कि टी हेल्पर सेल को जिंदा रखना, उसका नंबर बढ़ाना, इस पूरी बीमारी से बचने का यही एक इलाज है ना। तो ये चीज़ थोड़ी बहुत हल्के फुल्के प्राणायाम, हल्की बिल्कुल घर पे करी जाने वाली एक्सरसाइज, बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएं, क्योंकि जैसे उज्जैन में लॉकडाउन है, काफ़ी टाइम से जिम बंद है, बाकी भी कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरीके से कंट्रोल करने के तरीके हो रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे लॉकडाउन है। तो आप घर में बिल्कुल बाहर मत जाएं, घर में बेसिक एक्सरसाइज, बेसिक प्राणायाम करें। और एक काढ़ा और एक जनरल पाउडर मैंने पिछले वीडियो में पिछले साल जो दिया था उसमें बताया था आपको कि अलसी, नीम, जीरा, अजवाइन, दालचीनी, सौंफ, हल्दी, इस सबको ग्राइंड करके एक पाउडर बनाई। ये बहुत इफेक्टिव है। लास्ट ईयर काफ़ी डॉक्टर्स के लिए हमने ऐसे ही बना कर भी दिया था, जिन लोगों की ड्यूटी थी उसमें। ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। और इसका काढ़ा भी बना सकते हैं, डाल के इसे पानी में डालें और इसको इतना बॉईल करें कि पानी हाफ रह जाए और उसके बाद इसे पी लें। और काढ़ा नहीं बनाना चाहते तो इन चीज़ों का पाउडर भी बना सकते। इसमें मैंने पिछले वीडियो में हर इंग्रेडिएंट का साइंटिफिक इंपॉर्टेंस बताया है। यदि कोई भी इंटरेस्टेड हो तो पिछले वीडियो में जाके देख सकता है। किसी को भी लिंक चाहिए हो, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं मेरे चैनल पे, जो काफ़ी सारे वीडियो बनाने को भी बोलते हैं। आई एम सॉरी, मैं अटेंड नहीं कर पाती, इतने बना नहीं पाती, लेकिन अगर कोई भी इसके पिछले वीडियो में जाना चाहे तो मेरे चैनल से आप ले सकते हैं। साइंटिफिक इंपॉर्टेंस आपको हर इंग्रेडिएंट का इसमें पता पड़ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में मैं बस यही कहूँगी कि हमारी गवर्नमेंट इतना ज़्यादा एफर्ट लगा रही है, इतना कुछ हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे चीफ मिनिस्टर ने किया है, वैक्सीन्स को इतना प्रमोट किया है, एक पूरा टीका महोत्सव चल रहा है। तो एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, एज अ स्टूडेंट ऑफ इम्यूनोलॉजी, मैं आपको ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ जाइए और जो भी लोगों की एज 45 से ऊपर है वो जाकर प्लीज़ टीका लगवाएं। ये टीका बिल्कुल सेफ़ है, इम्यूनोलॉजिकली भी सेफ़ है। जो लोग थोड़े पढ़े लिखे और ज़्यादा सोच रहे हैं वो प्लीज़ ज़्यादा ना सोचें, ये बिल्कुल सेफ़ है, इसका इम्यूनोलॉजिकल एस्पेक्ट भी सेफ़ है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये टीकाकरण करवाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें और शेयर करें। ये सिर्फ एक मेरी कोशिश है एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस। इस पेंडेमिक में मेरा एक कंट्री के लिए बहुत ही छोटा सा निम्न कंट्रीब्यूशन है, जिससे अपने से जुड़े हुए लोगों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, जो भी थोड़ी बहुत नॉलेज मेरे पास है वो दे सकूं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को, अगर मेरा वीडियो देख के 2 से 3 लोग भी प्रमोट हो गए, उन्होंने आगे और 2-3 को प्रमोट कर दिया और उन्होंने वैक्सीनेशन का डर ख़त्म करके वैक्सीनेशन लगवाया, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी होगी। क्योंकि अभी भी कल भी मैं देख रही थी कि इतने लोग वैक्सीन लगवाने जान ही नहीं। कल के पेपर में आया था कि वैक्सीनेशन सेंटर्स बिल्कुल खाली पड़े हैं। तो बिल्कुल इस टीके के लिए सेफ़ रहिए, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये टीका बिल्कुल सेफ़ है। प्लीज़ गेट वैक्सीनेटेड। थैंक यू वेरी मच।